Good morning, students. And today we are going to discuss a very important topic, which is not only important for your exam perspective, but it is also very important in clinics and hospitals. क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जब आप अगर एक बिज़ी इमरजेंसी में या बिज़ी हॉस्पिटल में आप जाओगे और आपको अस्थमा और सीओपीडी का केस देखने को नहीं मिलेगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं। अस्थमा का जनरली प्रीडिस्पोजिशन देखा जाता है कि लोअर एज ग्रुप में होता है और सीओपीडी जनरली जो है ओल्डर एज ग्रुप्स में देखने को मिलता है। दो एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है ना। बहुत सारा पेशेंट्स ऐसा भी मिलेगा आपको जिसको ओल्ड एज अस्थमा रहता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या पैथोफिजियोलॉजी है, किस तरह से अस्थमा होता है, सीओपीडी के बारे में समझेंगे और क्या क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं जिससे हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसऑर्डर। तो अस्थमा एंड सीओपीडी आर एलर्जिक राइनाइटिस आर कॉमनली एनकाउंटर्ड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, है ना। तो ये तीनों ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको ओपीडीज़ में बहुत फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। ईच ऑफ दीज कंडीशन में बी एसोसिएटेड विद अ ट्रबलसम कफ। देखो, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझ में आया कि कफ सब में प्रेजेंटिंग कंप्लेंट देखने को मिलेगा जनरली, है ना। उसके बाद अस्थमा इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द एयरवेज। हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है? देखो, रिस्पॉन्सिवनेस तो हर किसी में होता है। कहीं पे भी डस्ट बहुत ज़्यादा है, कोई एलर्जेन चला गया तो एक बार छींक आना, थोड़ा सा सांस फूलना ऑब्वियस होता है। बट अगर बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगता है, बहुत ज़्यादा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पांस दिखाता है, तो इसी को हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस भी बोलते हैं। तो इसका जो है प्रीवेलेंस बहुत हाई है, अराउंड 235 मिलियन पेशेंट्स वर्ल्ड वाइड अस्थमा के देखने को मिलते हैं। एंड दिस डिसऑर्डर इज अंडर डायग्नोज्ड एंड अनट्रीटेड, क्रिएटिंग अ सब्सटेंशियल बर्डन टू द इंडिविजुअल एंड फैमिलीज, रिजल्टिंग इन मिलियंस ऑफ इमरजेंसी रूम विजिट्स, ठीक है ना। तो अक्सर यहाँ पे अंडर ट्रीटेड रह जाता है ये बीमारी, जिसके वजह से क्या होता है कि एक्सेसरबेशंस आते हैं। उसी तरह से कभी कभी बहुत सालों तक लगता है ऐसा कि ये कुछ और प्रॉब्लम है, लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि वो अस्थमेटिक हो चुके हैं और उनके बच्चों को अस्थमा है। उस वजह से बहुत बार जो ट्रीटमेंट है वो देने में हेजिटेशन हो जाता है। मैंने देखा है, एक बहुत क्लोज़ फैमिली मेम्बर है हम लोगों के, उनके बच्चे को जब अस्थमा हुआ तो एट टाइम्स ही वाज रिलक्टेंट कि अगर इन्हेलर सबके सामने में मारेंगे तो सबको लगेगा कि दम्मा हो गया है, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ टैबू इन आवर सोसाइटी की इन्हेलर वगैरह सब लोग सबके सामने यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो इस वजह से भी क्या होता है कि इनएडिक्वेट कंट्रोल हो जाता है और फिर पेशेंट जो है इमरजेंसी में लैंड अप करता है विथ सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सीओपीडी इज़ करेंटली द फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। सोच लो कितना ज़्यादा इस चीज़ का सिग्निफिकेंस है कि इट इज़ इन वर्ल्ड वाइड इट इज़ द फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड एंड इज़ प्रिडिक्टेड टू बिकम द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बाई 2030। एलर्जिक राइनाइटिस भी एक बहुत कॉमन कंडीशन है, क्रॉनिक डिजीज़ होता है जिसमें इचिंग, वाटरी आइज़, रनी नोज़, ये सब हम लोगों को देखने को मिलता है विद अ नॉन प्रोडक्टिव कफ दैट कैन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो पर्सन है वो फोकस नहीं कर पाता है अपने काम पे, वो इरिटेशन उसको बहुत ज़्यादा रहेगा और जाहिर सी बात है कि अगर उसका रनिंग नोज़ है तो वो क्या है कि कुछ भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता है। फिर नेज़ल स्टफीनेस के कारण क्या होता है, एक हेवीनेस उसको फील होता है जो हमेशा कंटिन्यूसली लगा रहेगा। तो जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत घट जाता है। ईच ऑफ दीज रेस्पिरेटरी कंडीशंस में बी मैनेज्ड विद अ कम्बिनेशन ऑफ लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड मेडिकेशन। देखो, मेडिकेशन बाद में मेंशन किया गया, पहले क्या मेंशन किया गया? लाइफ स्टाइल चेंजेस। तो कोई भी क्रॉनिक कंडीशन है, चाहे वो अस्थमा हो, सीओपीडी हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, लाइफ स्टाइल चेंजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर पेशेंट अपने आप को थोड़ा तब्दील कर ले तो बहुत सारा चीज़ में उसका मेडिसिन के साथ बहुत जल्दी रिस्पांस मिलेगा और मेडिसिन भी हो सकता है कम लेना पड़े उसको। ड्रग्स यूज टू ट्रीट रेस्पिरेटरी कंडीशन कैन बी डिलीवर्ड टॉपिकली थ्रू द नेजल म्यूकोसा, इनहेल्ड इनटू द लंग्स और गिवन ओरली और पैरेंटरली फॉर सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन। तो अलग अलग रूट से हम लोग ये दे सकते हैं मेडिसिन। बहुत सारे जो मेडिसिन हैं वो नेज़ल स्प्रे के फॉर्म में आते हैं, तो वो डायरेक्ट नाक में एज अ स्प्रे उसको हम लोग डाल सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड लंग्स, जैसे मीटर डोज इनहेलर है, तो वो जब आप फायर करोगे तो क्या होगा कि ड्रग लंग्स में चला जाएगा। और बहुत बार जब आप उसको आईवी भी यूज़ कर सकते हो और अगर ओरली भी यूज़ करोगे तो फिर क्या होगा, एब्जॉर्ब हो करके वो ब्लड में आता है। तो अलग अलग रूट्स ऑफ डिलीवरी हम लोग ड्रग का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अस्थमा क्या है? इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द ब्रोंकाई कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोडिक रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्सेजरेटेड
ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिस्पॉन्स, जिसको कि हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपर एक्टिविटी भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं एलर्जी जो है वो अस्थमा का बेस में है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ से पर्सन क्या होगा, बहुत ज़्यादा एलर्जिक होगा और उसके कारण जो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस दिखाना शुरू कर देता है। So this hyperreactivity, obstruction of airways, severely variable condition in the same individual। देखो अभी क्या है, ये जो है ना, ये पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवियरिटी वाइडली वेरिएबल है ना। क्यों? क्योंकि बहुत बार क्या होगा, उसी पर्सन में वही एलर्जन वो कभी कभी बहुत कम रिस्पांस दिखाएगा और कभी कभी वही एलर्जन हो सकता है बहुत बार बहुत ज़्यादा रिस्पांस दिखा ले, ठीक है। बट इसको अगर हम लोग देखेंगे तो एक पैच टेस्ट होता है, PATCH, पैच टेस्ट। ये एक टेस्ट है जिसमें कि बॉडी में आपका गर्दन के पीछे से लेके जो बैक है, बैक पोर्शन में छोटा छोटा पैचेस स्ट्रिप्स जो है ना वो इस तरह से चिपका दिया जाता है और 48 आवर्स के बाद इसका हम लोग रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पता चल जाता है, इसमें बहुत सारा एलर्जिन, बहुत सारा ड्रग्स दिया जाता है ताकि पता चले कि आखिर पर्सन को हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी किस मॉलिक्यूल से है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इससे पता किया जा सकता है कि रिएक्शन एक्चुअली क्या चीज़ से हो रहा है। वैसे बहुत लोगों को बहुत बार खुद से भी पता चल जाता है, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो आए हिस्ट्री दिए कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। जब हिस्ट्री डिटेल में तुम लोगे तो पता चलेगा कि कोई पेट है जो उन्होंने घर में लाया है और जब से आया है वो पेट तब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। जैसे बहुत बार बर्ड्स के थ्रू ये बीमारियां होती हैं, जैसे सिटाकोसिस के केस में हम लोग देखते हैं। बहुत बार क्या होता है, जो फ़र होता है, एनिमल फ़र, जो कि कैट, पर्शियन कैट, ये लोग का फ़र होता है, उसके कारण अस्थमा का इश्यूज़ होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हर बिल्ली से हर किसी को अस्थमा हो जाएगा, बट कुछ कुछ लोग क्या होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं उस एनिमल डैंडर या फ़र के लिए, उससे उनको क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा रिजल्ट्स फ्रॉम अ स्टेट ऑफ परसिस्टेंट सब acute inflammation of the airways. Physiological and clinical features of asthma derive from an interaction among the resident and infiltrating inflammatory cells in the airways, surface epithelium, and inflammatory mediators and cytokine. The cells, though thought to play an important part in the inflammatory response, are mast cells, eosinophils, lymphocytes and airway epithelial cells. इसमें भी यूसनोफिल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हम लोग जानते हैं कि यूसनोफिलिया भी एक कंडीशन होता है जिसमें यूसनोफिल्स का नंबर बढ़ा हुआ रहता है और जिन लोगों में भी एलर्जिक रिस्पांस ज़्यादा रहेगा तो यूसनोफिल्स का लेवल बढ़ा रहेगा। सिमिलरली IgE का भी लेवल जो है एलर्जी के केस में हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप अगर समझना चाहोगे तो अस्थमा इज़ बेसिकली एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, हाइपर इन्फ्लेशन एंड एयर फ्लो लिमिटेशन बिकॉज ऑफ द हाइपर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो कोई एक एलर्जन है, ये अटैक करता है बॉडी के अंदर, जैसे ही आता है तो मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, मास्ट सेल्स का डीग्रैनुलेशन होता है जिसके कारण जो है आपका बहुत सारे जो दूसरे सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे ईस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, है ना। और इनडायरेक्टली भी आपको टी हेल्पर सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट करा सकते हैं। उसके बाद म्यूकस प्लगिंग होगा, है ना, प्लाज्मा लीकेज हो सकता है और वैसोडाइलेटरी रिस्पॉन्सेस भी देखने को मिलता है। म्यूकस हाइपर सेक्रीशन के कारण क्या होगा कि जो ब्लॉक हो जाएगा वो एरिया जो है वहाँ पे क्या होगा, म्यूकस आके क्लॉगिंग कर देगा, तो जिसके कारण एयर फ्लो जो है ठीक से नहीं हो पाता है। देखिए एक स्मूथ जो हम लोगों का लाइनिंग था उससे जो एक यूनिफॉर्म फ्लो होता है जिसको कि हम लोग लैमिनर फ्लो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैमिनर फ्लो, है ना। तो ये लैमिनर फ्लो अगर नहीं होगा तो एक अलग तरह से एक आवाज़ आता है जिसको कि हम लोग रोंकाई भी बोलते हैं, है ना। तो अस्थमा COPD के केस में जब ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होता है तो रोंकाई भी हम लोगों को बहुत बार देखने को मिलता है। तो अगर आप पेशेंट्स को देखोगे, ऑस्कल्टेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे पेशेंट्स में अगर स्मॉल एयरवेज भी अगर कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहे हैं तो जो डायमीटर होता है वो बहुत पतला हो जाता है और इसके कारण क्या होता है कि वीजिंग साउंड एक आता है, कैरेक्टरिस्टिक वीज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये साउंड अगर आपको सुनाई दे रहा है तो आप समझ जाओ कि पेशेंट को सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। सेल्स का अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व, जैसे मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, यूस्नोफिल्स, है ना। बाद में फाइब्रोब्लास्ट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि फाइब्रोसिस भी कराते हैं। मीडिएटर्स इसमें बहुत सारे हैं, जैसे हिस्टामीन्स, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, है ना, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ठीक है।
तो ये सारे जो मीडिएटर्स हैं ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में और हेल्प करते हैं। तो आगे जो ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं उसको कम करने का कोशिश करेंगे, जैसे ल्यूकोट्राइन्स को, हिस्टामिन्स को, एंटी हिस्टामिनिक देखे, है ना। तो उसी तरह से ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हम लोग देते हैं, या ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हम लोग देते हैं, ताकि अस्थमा का एक्सेसरवेशन को कंट्रोल किया जा सके और उसका जो अटैक आ रहा है बार बार उसको रोका जा सके। तो इफ़ेक्ट क्या होता है इसका, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब ब्रोंकस का जो डायमीटर पहले अच्छा खासा था वो घट के क्या हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है। पतला होने के कारण एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाएगा। उसी तरह से प्लाज्मा एक्सुडेशन हो सकता है, म्यूकस हाइपर सेक्रीशन हो जाएगा। तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं और एयर फ्लो रिस्ट्रिक्शन के कारण ही ये चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। बाद में स्ट्रक्चरल चेंजेस जैसे कि फाइब्रोसिस और हाइपरप्लेशिया देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी लेट चेंजेस होते हैं। सो मीडिएटर्स रिलीज्ड प्रोड्यूस एन इंटेंस इमीडिएट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जिसके कारण क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, वैस्कुलर कंजेशन, ईडेमा हो जाएगा और इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन होगा, फाइनली लीडिंग टू इम्पेयर्ड म्यूकोसिलियरी ट्रांसपोर्ट। और ये जब इम्पेयर हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि म्यूकस क्या होने लगता है कि स्टक होने लगता है, और म्यूकस स्टक होकर के वहाँ पे क्या होता है, फंसना शुरू हो जाता है। तो म्यूकस को निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो फिर यहाँ पे भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन हम लोगों को आता है कि क्या मॉलिक्यूल दिया जाए ताकि म्यूकस या तो डिज़ोल्व हो जाए, ये छोटा छोटा पार्ट में टूट जाए, है ना। तो उसके लिए हम लोग N-एसिटाइलसिस्टीन ग्रुप का मेडिसिन को यूज़ करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स बहुत सिंपल हैं, सब लोग बता सकते हैं कि कफिंग होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, एक फीलिंग ऑफ चेस्ट टाइटनेस होगा, और जो साउंड मैंने आपको बताया था ना कि थिन म्यूज़िकल साउंड जो जिसको बोलते हैं ना, म्यूज़िकल साउंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीजिंग बोलते हैं। तो जब भी एक पतला पाइप से कोई भी एयर क्रॉस करता है तो यही साउंड सुनाई देता है, और एयरवे में भी यही होता है कि एक मोटा डायमीटर का जो एयरवे था वो इस हाइपर इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस के कारण पतला हो गया है। तो अब जो वॉइस इसमें से जो आवाज़ निकलना था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और वीजिंग साउंड सुनाई देगा। लेट रिस्पांस में क्रॉनिक वीज और हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस भी देखने को मिलता है। तो इनिशिएटर्स क्या हैं ब्रोंकोस्पाज्म के, बहुत सारे हो सकते हैं, डिफरेंट एंटीजेंस एंड नॉन एंटीजेनिक स्टिमुलाई। बहुत बार एक्सरसाइज के कारण ये एक्सेसरवेशन हो सकता है, ठंडा हवा लगने से भी बहुत बार होता है। हम लोगों ने देखा है कि स्टार्टिंग ऑफ द विंटर्स में खास करके पेशेंट अक्यूट एक्सेसरवेशन लेके आते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स अगर मान लो कार में बैठते हैं या फिर ड्यूरिंग बाइक वो मास्क लगा के रहते हैं, तो ये कोल्ड एयर उनके नाक में नहीं जाएगा और वो जो एलर्जन का काम कर रहा है वो नहीं होगा। बहुत सारे इरिटेंट जैसे कि स्मॉग जैसे लग जाता है आपका बहुत बड़े बड़े शहरों में, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड स्मॉग ये भी क्या करता है, इरिटेंट का काम करता है और अस्थमा का अटैक को प्रेसिपिटेट करा सकता है। सिमिलरली लैक ऑफ स्लीप, सर्टेन वायरल इन्फेक्शंस कैन ऑल्सो प्रेसिपिटेट ब्रोंकोस्पाज्म, और कुछ ड्रग्स जैसे कि एस्पिरिन, कलरिंग एजेंट जो कि टार्टरेजीन जैसे आता है आपका, बीटा ब्लॉकर, सल्फाइटिंग एजेंट्स, ये बहुत सारे आपको जो ड्रग्स हैं उनका कलरिंग सब्सटेंस में भी होता है, ड्रग कलरिंग के लिए यूज़ होता है। तो ऐसे एजेंट्स भी बहुत बार अस्थमा का अटैक प्रेसिपिटेट करा सकते हैं। डायग्नोसिस इज़ बेसिकली क्लिनिकल, और एयर फ्लो लिमिटेशन का जो रिवर्सल है वो इसका मेन इंडिकेटर है। तो जैसे अगर मान लो कोई पेशेंट को हम लोग पोस्ट एक्सपायरेटरी फ्लो मेजरमेंट के लिए दिए ब्रीदोमीटर और वो फूकेगा उसमें, और वो जितना फूक पाए, और अगर मान लो आप उसको इनहेलर देते हो और 15 से 20 मिनट के बाद दोबारा उसको बोलते हो करने के लिए, और उसका एयर फ्लो लिमिटेशन रिवर्सिबली 15% बढ़ जाता है ना। FEV1 का मतलब होता है, फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा है ये पूरा अच्छा से डिटेल में, है ना, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का पार्ट है कि फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, एक बार में सांस पे कितना पेशेंट थ्रो कर सकता है, उसी को हम लोग FEV1 बोलते हैं। और अगर इसमें 15% इंक्रीज़ दिख रहा है तुमको, अगर तुम कोई भी ब्रोंकोडाइलेटर यूज़ किए जैसे कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट को अगर यूज़ किए, तो उस टाइम में अगर 15% इंक्रीज़ हो गया, इसका मतलब कि पेशेंट का डायग्नोसिस कन्फर्म अस्थमा है, ठीक है ना। तो रिवर्सिबिलिटी इज ट्रेडिशनली डिफाइंड एज 15% इंक्रीज इन FEV1 आफ्टर 2 puffs ऑफ बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। स्पूटम एंड ब्लड यूस्नोफिलिया एंड मेजरमेंट ऑफ सीरम IgE लेवल्स कैन ऑल्सो बी डन। चेस्ट एक्सरे एक तुम करा करके देख सकते हो। एक्सरे को देखो, यहाँ पे हम लोगों ने रोएंटनोग्राम भी लिखा है, तो ये भी उसका एक्सरे का एक दूसरा नाम है। पहले यही यूज़ होता था बिकॉज एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय रोएंटजन, तो इसीलिए जो एक्सरे का फिल्म होता है उसको रोएंटजेनोग्राम भी बोलते हैं। विच विल शो हाइपर इन्फ्लेशन।
तो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी अस्थमा का बहुत सारे चीज़ों पे बेस्ड है। सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। अगर मान लो इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स हम लोग देंगे, मगर बेसिकली इसका ट्रीटमेंट दो पार्ट पे बेस्ड है, दैट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड ब्रोंकोडाइलेटर्स। इन दोनों का कम्बिनेशन से ही हम लोग ट्रीटमेंट अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो देर आर 6 क्लासेज ऑफ थेरेप्यूटिक एजेंट्स विच आर प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। जैसे बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स हैं, क्रोमोम्स हैं, मिथाइलजैंथीन यूज़ होते हैं, जैसे थियोफाइलिन हो गया आपका, एसिब्रोफाइलिन है ना। और आईजीई को इनहिबिट करने के लिए इनहिबिटर्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीआई एंटीबॉडी भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे ओमेलिजुमैब, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। सो गोल्स ऑफ द थेरेपी, ड्रग थेरेपी का लॉन्ग टर्म कंट्रोल है। मेन एम हम लोगों का यही रहता है कि लॉन्ग टर्म कंट्रोल हमको मेंटेन करके रखना है। तो इट इज़ डिज़ाइन टू रिवर्स एंड प्रिवेंट एयरवे इन्फ्लेमेशन एंड द गोल्स ऑफ द थेरेपी आर टू डिक्रीज द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अस्थमा सिम्टम्स एंड प्रिवेंट एनी फ्यूचर एक्सरबेशन एंड मिनिमाइज द लिमिटेशन इन एक्टिविटी रिलेटेड टू अस्थमा सिम्टम। तो ऐसा बच्चा अगर मान लो आपके पास आ रहा है और आप उसको थेरेपी दे करके इस लायक कर देते हो कि वो जाके आराम से खेल पा रहा है, तो जो उसका एक्टिविटी लिमिटेशन था वो आपने ठीक कर दिया, तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। और साइकोलॉजिकली भी उसको अब क्या है, पेरेंट्स को भी और उसको भी कंफर्टेबल लगेगा कि हाँ चलो हम इन्हेलर यूज़ किए बट अब हम कम से कम खेल पा रहे हैं, बच्चा मेरा खेल रहा है, पेरेंट्स को भी सेटिस्फैक्शन लगेगा। तो इसीलिए जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करने पे अस्थमा का ट्रीटमेंट को बहुत फोकस कराना है। तो क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो इंटरमिटेंट होता है ना, जिसमें कि लेस देन 2 days पर वीक का अटैक होता है। पीक फ्लो में अगर देखोगे ऑलमोस्ट नॉर्मल रहेगा, नो डेली मेडिकेशंस आर रिक्वायर्ड एंड क्विक रिलीफ के लिए शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट आप देंगे तो आराम से रिलीफ हो जाएगा। वहीं अगर मान लो माइल्ड परसिस्टेंट है तो मोर देन 2 days पर वीक का इसका अटैक होगा बट नॉट डेली, है ना। पीक फ्लोमेट्री स्पायरोमेट्री भी कराओगे तो ऑलमोस्ट नॉर्मल रहेगा। और लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड लॉन्ग टर्म में अगर आप देते हो तो बहुत बेनिफिशियल होता है, मगर अक्यूट अटैक के लिए ऑब्वियसली शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट सबसे बेस्ट रहेगा। मॉडरेटली परसिस्टेंट में अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट डेली जो है अटैक देखने को मिलता है। इसमें पीक फ्लो 60 to 80% ऑफ द नॉर्मल रहता है। लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, देखो कहीं कहीं पे तुमको लाबा लिखा हुआ दिखेगा, कहीं पे साबा लिखा हुआ दिखेगा, है ना। तो लाबा स्टैंड्स फॉर लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, साबा स्टैंड्स फॉर शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ठीक है ना। और इसमें तुम लो डोज से मीडियम डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज़ कर सकते हो। क्विक रिलीफ के लिए यहाँ पे भी बीटा 2 एगोनिस्ट या इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम लोग देंगे, तो फॉर्मेट्रॉल कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव। सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा का अगर हम लोग बात करें तो कंटिन्यूअल इसमें एपिसोड्स आता रहता है और पीक फ्लो इज़ जनरली लेस देन 60% ऑफ द नॉर्मल। और इसमें भी आप मीडियम टू हाई डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड विथ लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट आप दे सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म थेरेपी, ठीक है ना। तो मीडियम डोज से हाई डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट ऑब्वियसली अगर मान लो क्विक रिलीफ चाहिए तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फॉर्मेट्रॉल इज़ एन अल्टरनेटिव ऑप्शन विच कैन बी यूज। तो अब हम लोग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं। एड्रेनर्जिक एजेंट्स के बारे में जानेंगे तो व्हाट आर बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, है ना। तो डायरेक्ट रिलैक्सेशन ऑफ द एयरवे करा देता है स्मूथ मसल्स का। स्टिमुलेशन ऑफ बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स एक्टिवेट द जी एडेनाइल साइक्लेज साइक्लिक एएमपी पाथवे विथ अ कंसिक्वेंट रिडक्शन ऑफ एन स्मूथ मसल टोन। तो जिसके कारण क्या हो, देखिए जो एयरवे है ना उसके चारों तरफ स्मूथ मसल्स उसको इस तरह से रैप करके रखता है। तो अगर ये जब तक रिलैक्स नहीं करेगा तब तक एयरवे जो है आपका फैल नहीं पाता है, ठीक है ना। तो एयरवे स्मूथ मसल जैसे रिलैक्स करेगा तो जो अंदर का डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स कंसिस्ट ऑफ एगोनिस्ट ऑल्सो इंक्रीज द कंडक्टेंस ऑफ लार्ज कैल्शियम सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स इन एयरवे स्मूथ मसल लीडिंग टू मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन एंड रिलैक्सेशन। These also inhibit the release of bronchoconstricting substances from the mast cell including mast cell, basophil, eosinophil, neutrophils and lymphocyte, increase the mucociliary transport, and there are two categories of beta adrenergic agonists used in asthma. One is short acting beta agonists and another is long acting beta agonists. शॉर्ट एक्टिंग एजेंट का अगर हम लोग देखें तो ड्रग्स इन दिस क्लास इंक्लूड एल्बेट्रॉल, साल्ब्यूटामॉल, है ना, लिवोबिट्रॉल, टर्ब्यूटालिन, ये सारे मेडिसिन इसमें बहुत कॉमनली यूज़ होने वाले मेडिसिन अगर देखोगे तो टर्ब्यूटालिन कफ सिरप्स में बहुत तुमको देखने को मिल जाएगा। लिवोसाल्ब्यूटामॉल जो है तुम्हारा, लिवोबिट्रॉल तुमको देखने को मिल जाएगा इन्हेलेशनल फॉर्म में भी और ओरल फॉर्म में भी।
All of them are selective for beta 2 subtypes. These drugs are used in acute inflammation inhalation treatment of bronchospasm. Each of the inhaled drugs have an onset of within 1 to 5 minutes and produces bronchodilation that lasts for around 2 to 6 hours तक इसका क्या होता है, ब्रोंकोडाइलेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। अब अगर लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट का हम लोग बात करें तो साल्मेट्रॉल एंड फॉर्मेट्रॉल आर लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट्स with very high selectivity for the beta receptor subtype. Inhalation of salmeterol provides persistent bronchodilation lasting for over 12 hours. MOA अगर हम लोग देखें तो एक्सटेंडेड साइड चेन साल्मेट्रॉल क्या करता है, 10,000 टाइम्स मोर लाइपोफिलिक बना देता है इसको कंपेयर टू एल्बेट्रॉल, एंड द लाइपोफिलिसिटी रेगुलेट्स द डिफ्यूजन रेट अवे फ्रॉम द रिसेप्टर बाय डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ पार्टीशनिंग इन द लिपिड बाइलेयर ऑफ द मेम्ब्रेन। एरोसोल डिलीवरी अगर मान लो हम लोग ड्रग्स का करते हैं तो एरोसोल्स एक बहुत अच्छा मीडियम है ड्रग को डिलीवर करने का। उससे क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट बहुत कम हो जाता है ना। बट इसमें ध्यान ये रखना है कि जो पार्टिकल्स लार्जर देन 10 माइक्रोन मीटर हैं, दे आर जनरली डिपोजिटेड प्राइमरीली इन द माउथ एंड ओरोफेरिंग्स, वेयर एज पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर देन 0.5 माइक्रोन मीटर आर इनहेल्ड इन एल्वियोलाई एंड सब्सिक्वेंटली एक्सहेल्ड आउट ऑल्सो। तो इसीलिए आइडियल डायमीटर जो बोला जाता है वो 1 to 5 माइक्रोन मीटर का होता है। इट अलाउज डिपोजिशन ऑफ द ड्रग्स इन द स्मॉल एयरवे एंड देयरफॉर आर मोस्ट इफेक्टिव। तो ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन भी है तुम्हारा नीट का कि व्हाट इज़ द आइडियल डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल सो दैट इट कैन बी डिलीवर्ड थ्रू एयरवे। तो इट इज़ 1 to 5 माइक्रोन मीटर। 1 से कम जाने पे वो क्या हो जाता है, ब्रॉनियन मोशन शो करने लगता है, फिर जो जैसे जाता है वो वैसे फिर वापस भी निकल आता है बाहर, अंदर सेटल नहीं करता है, ना ही एब्जॉर्ब होता है ब्लड में। और 5 to 10 माइक्रोन मीटर से ऊपर जाने के बाद क्या होता है, इतना भारी हो जाता है कि वो एयरवे में अंदर नहीं जाने के बजाय ऊपर ही क्या होता है, म्यूकोसा में डिपॉजिट हो जाता है। सो द 2 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस यूज्ड फॉर एरोथेरेपी आर मीटर डोज इनहेलर्स एंड नेबुलाइजर्स। दोनों हम लोग जो है देख चुके हैं प्रैक्टिकल्स में भी। तो मीटर डोज इनहेलर जो होगा तुम्हारा ऐसा छोटा सा कैनिस्टर वाला डिवाइस होता है जिसमें एक कैनिस्टर कनेक्टेड होता है और ऊपर प्लंजर होता है। तो जैसे ही प्लंजर को नीचे दबाएंगे यहाँ से क्या होता है, ड्रग ऐसे रिलीज़ होता है। वही नेबुलाइजेशन का अगर बात करें तो नेबुलाइजेशन एक छोटा सा ऐसा मशीन होता है जिसमें हाई प्रेशर में एयर पंप दिया जाता है और ये फिर पाइप के थ्रू कनेक्टेड होता है। यहाँ पे एक मास्क लगा हुआ रहता है, फेस मास्क, और इसी से पेशेंट ब्रीथ करता है। व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट? साइड इफ़ेक्ट बीटा 2 एगोनिस्ट के होते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं बट होते हैं। इसमें मसल ट्रेमर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है। हार्ट रेट बढ़ जाता है जिसके कारण इट कैन लैंड अप, द पेशेंट कैन लैंड अप इन कार्डियक अरिथमिया ऑल्सो, है ना। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्ट रेट को आप चार्टिंग करो या मॉनिटरिंग करो जब आप थेरेपी दे रहे हो उसके बाद। एंड स्केलेटल मसल ट्रेमर्स विच रिजल्ट इन डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 2 एड्रेनोसेप्टस इन स्केलेटल मसल्स। नर्वसनेस या ओरल या पैरेंटल यूज़ दोनों पे हो सकता है। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस होता है और ये एक पोटाशियम शिफ्टर है ना। तो पोटाशियम को शिफ्ट कराता है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में, ठीक है। तो उसके कारण पेशेंट्स को हाइपोकैलेमिया भी हो सकता है। तो पेशेंट का पोटाशियम लेवल भी चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। एट टाइम्स हम लोग आपका हाइपरकैलेमिया का केसेस में इसको हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। साल्ब्यूटामोल नेबुलाइजेशन जो है हम लोग यूज़ करते हैं। लीवोसाल्ब्यूटामोल 4 रेस्प्यूल्स हम लोग ले करके 4 रेस्प्यूल्स को डाल देते हैं नेबुलाइजर चेम्बर में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं कि वेपर बना करके नेबुलाइज कराते हैं पेशेंट्स को। उसी तरह से आगे और भी ग्रुप्स हैं, मिथाइल जैंथीन्स और अदर ग्रुप्स हैं। मैं इस सेशन को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अब हम लोग इसको पार्ट 2 ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा एंड COPD में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।